हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो बच्चों, आज हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की सीरीज में जो बात चल रही है वो चल रही है हमारी रिप्रेजेंटेटिंग कर्व्स एंड सरफेसेस की बात चल रही है। ठीक है ना। इससे पहले हमने आपको बताया था कर्व क्या होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दैट नॉन पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर बताया था हमने आपको कि दो तरीके से होता है, एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन और इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको बताया कि पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। क्योंकि हमारा क्या है कि जो पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है उसका सबसे बड़ा एडवांस ये है कि वो मल्टी वैल्यूड कर्व पे भी हमारा वो काम करता है। ठीक है ना। और जो स्लोप है जो उसको टेंजेंट वेक्टर से रिप्लेस करके हम इसकी वैल्यूज को निकाल के वहां पर हम इसको यूजफुल करते हैं। ठीक है ना। और थर्ड इज ये जो कोनिक एंड कर्व जो होते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन में, जो पॉलिनोमियल में वर्क इक्वेशन के रूप में हम इसे बनाकर तब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है पैरामेट्रिक कर्व की, ये पार्शियल कर्व को जोड़ जोड़ के एक बड़ा कर्व बनाता है। ठीक है। सो बेस्ट इज द पैरामेट्रिक कर्व। उसके बाद हमने पैरामेट्रिक कर्व के बारे में डिस्कस किया था आपसे कि पैरामेट्रिक कर्व क्या होता है। उसके बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारा ये पीस वाइज लीनियर कर्व होता है कि पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व होता है। तो डेफिनेटली हमारा ये जो हम बात कर रहे हैं बेस्ट कर्व जो होता है हमारा, ये पीस वाइज पॉलिनोमियल कर्व होता है। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं, सेगमेंट करवा के हमने बताया था। और उसके बारे में बताया था कि हमने किस तरीके से हमने जो कोण था, जो एंगल था, हमने डायरेक्टली एंगल ना लेके हमने एक टेंजेंट वेक्टर के रूप में उसे सॉल्व करा था, जिससे वो कर्व जो हमारा बनकर आया था। तो इस तरीके से हमने आपको इन दोनों के बारे में बताया था, कर्व के बारे में और पैरामेट्रिक कर्व के बारे में बताया था। अब बात चल रही है हमारी कंटिन्यूटी ऑफ कर्व। दैट मीन्स कर्व तो बन गया, और कौन सा कर्व बेटर हो गया? पैरामेट्रिक कर्व जो हमारा वो बेटर बन गया। बट अब कंटिन्यूटी दैट मीन्स कंटिन्यूअस, दैट मीन्स कोई भी जब ऑब्जेक्ट हमारा किसी रोड पे जा रहा है तो गड्ढे होंगे, तो दैट मीन्स कि वहां पर जो है वो कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए दो पॉइंट हैं सड़क के बीच के, तो एक एग्जांपल की थ्रू आपको समझाते हैं हम इसको। मान लीजिए जैसे बचपन में हम जो गाड़ी से गेम खेलते थे, जो रेल गाड़ी चुक चुक करके जो चलती थी घर में, ये आर्टिफिशियली एक पटरी बिछा देते, उस पर जो इंजन चलता था डिब्बों को लेके। मान लीजिए उसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये रेलगाड़ी है, ये इन पटरियों पे इस रेलगाड़ी को चलना है। और ये देखिए कि इस रेलगाड़ी में अब बात करते हैं, ये दो पॉइंट हैं। हमें क्या है, जो हमने पटरियों को जोड़ते थे, हम उसमें जोड़ जोड़ के हम पटरियां बना देते। मान लीजिए रेलगाड़ी हमारी इधर से आएगी और यहां जाएगी, तो देखिए ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर डिफिकल्टीज होगी। दैट मीन्स कि जो उसकी फ्लो होगा ट्रेन का, वो यहां पर थोड़ा सा स्लो होगा। यहां पर वो अटक अटक के टर्न लेगी। दैट यहां से कंटिन्यूटी आई, कंटिन्यूअस आई, और यहां पर जब उसे इस टर्न करना है, दैट मीन्स जो ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक से इस ट्रैक पे आना है, तो दैट मीन्स यहाँ पर कंटिन्यूटी में थोड़ी सी उसकी कंटिन्यूस जो फ्लो था उसमें प्रॉब्लम आई। अब इसको हम बात करेंगे, ये हम बात करते हैं इसमें 0 डिग्री की। मान लीजिए कि 0 डिग्री प्रॉब्लम है। ठीक है। अब हमने क्या करा, थोड़ा सा और इसे स्मूथ किया हमने। ठीक है। और स्मूथ करा हमने इसको। अब देखिए हमने थोड़ा सा और स्मूथ कर दिया। अब ट्रेन आई है और यहां से होके ये दूसरे ट्रैक से होके निकल गई। थोड़ा सा देखिए फिर भी हल्का सा ट्रेन को स्पीड को थोड़ा सा स्लो करना पड़ा। ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड द 0 डिग्री बोला था। ये फर्स्ट डिग्री की बात करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अब सेकेंड डिग्री की बात करें हम, तो देखिए सेकेंड डिग्री में ट्रेन आएगी और स्मूथली चली जाएगी। ठीक, देर इज अ नो डिफिकल्टीज, ट्रेन को ट्रैक चेंज करने में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। बट आपने यहां पर ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ही हम क्या कहते हैं, हमने क्या बोला, कर्व क्या चीज होती है? कर्व एक आपकी जो मल्टीपल पॉइंट्स को डिनोट करके हम कर्व बनाते हैं। ठीक है ना। अब कर्व वो कितना स्मूथ बनता है वो चीज देखते हैं हमने। एक्चुअल में यहां तो स्ट्रेट लाइन हो गई है बेटा, बट एग्जैक्टली हमारा कहने का पर्पज ये है कि दो पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है ना। ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे तो यहां पर डिफिकल्टीज आएगी। और अगर हम यहीं पर थोड़ा सा और कर्व को ज्वाइन करें
तो थोड़ी सी कम डिफिकल्टीज आएगी, और अगर हम अच्छा से स्लोप बना दें तो देखिए कि कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, इजी गोइंग होगा। जो भी हमारे दोनों के बीच में ये ट्रैक और ये ट्रैक दोनों आपस में इजी गोइंग होगा। जो भी हमारा यहाँ से एक कर्व बनेगा, और कर्व में क्या करते हैं, ये जो पीस वाइज कर्व है, एक पीस ये रहा, एक पीस ये रहा, अगर इन दोनों को बना दे तो एक परफेक्टली कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ कहना चाहता है इसके अंदर कि कंटिन्यूटी ऑफ कर्व, मतलब कंटिन्यूअस किस तरीके से हमारा कर्व जो है वो डिनोट होता है, बनता किस तरीके से कर्व। ठीक है ना, तो बात करते हैं, देयर आर टू पीस वाइज पॉलिनोमियल पैरामेट्रिक कर्व आर जॉइंट। डेफिनेटली दो पीस वाइज हमने लिए हैं, उनको हमने ज्वाइन किया है टू स्पेसिफाई स्मूथनेस ऑफ कर्व। हमने देखना चाह रहे हैं कि उनको जोड़ के हम एक कर्व की एक स्मूथनेस कर्व बनाए हम। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें दो टेक्निक है, दो अप्रोचेस यूज करेंगे। पहली है हमारी पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी की कंडीशन, और सेकंड है ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी कंडीशन। देखिए पैरामेट्रिक जो है उसको हम डिनोट कर रहे हैं सी से, और ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी कंडीशन को हम डिनोट करेंगे जी से, जैसा कि मैंने यहां दिखा रखा है, एक को जी से और एक को सी से। अब एक एक करके दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो कहने का पर्पज ये है, कंटिन्यूटी नथिंग बट दैट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनी कर्व। ओके, सो कम विद द पॉइंट, पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। Parametric continuity deal in a parametric equation associated to piecewise parametric polynomial curve, not the shape और appearance of the curve। ये शेप पर या कर्व किस तरीके से दिख रहा है उस पर नहीं जाएगी, ये एग्जैक्टली क्या जाएगी, दो पीस वाइजों को हम किस तरीके से एसोसिएट करें, उनकी इक्वेशन किस तरीके से हम बनाएंगे, ये इक्वेशन पे सॉल्यूशन करके देगी। ये मैथमेटिकल सॉल्यूशन होगा यहाँ पर हमारा उस पैरामेट्रिक कर्व के लिए। ठीक है ना, तो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी क्या कहती है हमारी, कि हम डील करेंगे इक्वेशंस के सॉल्यूशन में। ठीक है, शेप पर या इसके अपीयरेंस पर नहीं जाएंगे हम यहाँ पर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो बात चलिए पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी की, तो ये तीन तरीके से होती है। जो पहली हम बताएंगे जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, जिसे हम सी जीरो से डिनोट करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे वन ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, उसको C1 से डिनोट करेंगे। और थर्ड इज अ सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, ठीक, उसको हम C2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी में। जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी C0 means the two piece of curve are joined to meet at the same point। वही चीज बात करें कि ये जो पॉइंट है हमारा, इसी पॉइंट पर देखिए ये T नॉट है, यहां से चला और यहां पर ये पहला पार्ट है। ठीक है ना, ये पहला पीस है इस कर्व का, और इसके बाद ये दूसरा पीस है इसका। ये कहना ही चाह रहा है कि T नॉट से T1 तक चलते हैं हम बिल्कुल डेफिनेटली। ये P1 जो पीस है हमारा और ये Q जो पीस है हमारा, इसका जो दोनों का पॉइंट है जोड़ने वाला जो है वो हमारा जो है वो आपका ये T1 हो गया, ये T नॉट, T1 फॉर P एंड T नॉट या T0 फॉर Q। इन दोनों का मतलब ये सेम पॉइंट है, यहां पर ये एंड होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। इसको स्मूथनेस बनाने के लिए बात चल रही है हमारी इस पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी की। ठीक है ना, तो अगर ये दोनों का पॉइंट एक ही है, सेम पॉइंट मिलते हैं, तो हमारा फंक्शन ये बनता है P T इजकल टू 1, दैट मीन P T जो 1 पर है उसकी P की वैल्यू और Q की T नॉट पर वैल्यू, T0 पर वैल्यू ये सेम होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। ओके, समझ आइए दोबारा से कि दो पीस आपस में जहां ज्वाइंट हो रहे हैं, जहां पे मिल रहे हैं, वहां पर हमारे जो सेम पॉइंट पर P की वैल्यू T1 पर और Q की वैल्यू T नॉट पर, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हमारे जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी परफॉर्म करेगा। ठीक, अब यहाँ पे बगल में हमने दो एग्जांपल दिए हैं कि यहाँ पर कौन सा पैरामेट्रिक कर्व है और कौन सा नहीं है। तो आप देखिए कि इस पॉइंट पर, देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पर तो जीरो है और यहाँ पे 1 है। ठीक है, लेकिन इस Q के लिए ये जीरो नहीं है, Q के लिए यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर 1 है। दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट है ये सेम पॉइंट पे जॉइनिंग पॉइंट नहीं है। सो दैट इज नॉट अ नो ऑर्डर, नो जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कर्व, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। ठीक है ना, एंड सेकंड यहां पर देखिए ये यहां पर एक कर्व बनता है और इसी पॉइंट से दूसरा कर्व बनता है, सेम पॉइंट पे जॉइनिंग है, तो इसे हम बोल सकते हैं जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कर्व। दैट मीन्स कहने का ये है कि सेम पॉइंट पर जब दो कर्व आपस में ज्वाइन होते हैं तो दैट इज कॉल्ड द पैरामेट्रिक जीरो ऑर्डर पैरामेट्रिक कर्व। ठीक है ना, चलिए
सो बात करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी की। इसे हम डिनोट करते हैं C1 से, ठीक है ना। इन फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी C1 मीन्स दैट फर्स्ट पैरामेट्रिक डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन ऑफ द कोऑर्डिनेट फंक्शन फॉर टू सक्सेसिव कर्व सेक्शन आर इक्वल एट द जोनिंग पॉइंट। दैट मीन्स कहने का ये है कि जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हमारे निकल कर आएंगे इस पॉइंट पर, उनका हमें क्या करना है, पैरामेट्रिक डेरिवेशन निकालना है, ठीक है। पैरामेट्रिक डेरिवेशन मीन्स कि हमें जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनका हमें क्या करना है, उनका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम उसका, केवल पैरामेट्रिक डेरिवेशन, दैट मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम दोनों का। दैट मीन्स कि इस P1 पर भी, इस T1 पर भी P डैश के लिए, और इस Q1 Q डैश के लिए T0 पे भी, T1 पे भी करेंगे T0, इस Q के लिए Q डैश पे करेंगे, इस P की वैल्यू जो है इस P डैश पे करेंगे। दैट मीन्स कि इसका फर्स्ट जो एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आती है, दैट मीन्स ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी कर्व बनेगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि पहले स्मूथ था, दोनों पॉइंटों को हमने सेम पॉइंट पे ज्वाइन किया, अब क्या करेंगे, हम इसको और स्मूथ कर्व बनाएंगे। तो दैट मीन्स कि और स्मूथली कर्व वर्क करेगा हमारा, कब, जब इसका फर्स्ट पैरामेट्रिक डेरिवेशन जो है वो दोनों के इक्वल होंगे, ठीक। तो वही बात हमने यहाँ पे लिखी है, देखिए कि ये जो है इसका फर्स्ट डेरिवेशन जो होगा वो T1 पर, P1 का T1 पे और Q1 का जो होगा वो T0 पर, दोनों का डेरिवेशन इक्वल होगा। दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगर फंक्शन की बात करें तो मान लीजिए वही चीज क्यूबिक इक्वेशंस लिए, लीनियर इक्वेशन हमारी वो XYZ की फॉर्म में होगी, तो dP डैश अपॉन dx, dPy अपॉन dy और dP डैश अपॉन dz, ठीक है ना। ये किसके लिए, ये तीनों फंक्शन हमारे, ये फंक्शन हमारे हैं किसके लिए, P के लिए, ठीक है ना। अब Q के लिए कौन सा फंक्शन है, Q के लिए भी सेम, देखिए dQ डैश अपॉन dx, dQ डैश अपॉन dy, dQ डैश अपॉन dz, ये Q के लिए फंक्शन है। ये कब इक्वल होंगे, दैट मीन्स कि ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। सेम चीज मैंने आपको नोट करेंगे कि तीनों इक्वल बराबर है हमारे। दैट मीन्स पैरामेट्रिक डेरिवेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने जो टेंजेंट लाइन जो फाइंड आउट करी है उसमें डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट डिफरेंशिएशन जो है हमारा वो इक्वल होगा। दैट मीन ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। सो नेक्स्ट, सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी क्या कहता है, इसे C2 से डिनोट करते हैं। इट रिप्रेजेंटेड बाय C2 कंटिन्यूटी। इन दिस कंटिन्यूटी द फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक डेरिवेशन, दैट मीन्स कि फर्स्ट ऑर्डर का जो निकाला था हमने, अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर का। दैट मीन्स कि एक बार उसका हम डेरिवेटिव करें, एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हम दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद उस पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, दैट इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कर्व। इसका मतलब यह है कि और ज्यादा अधिक हमारा स्मूथ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, देखिए वहां पे P डैश लिया था हमने T1 पर, P डबल डैश होगा, तो डबल डेरिवेटिव हो रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका, सेम Q पर T0 पर Q का कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें दोनों की वैल्यू बराबर कब आएगी, बराबर देखिए इस पॉइंट पर ये दोनों के डिफरेंशिएशन करें जब बराबर आएगी। दैट मीन ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर होगी, ये वैल्यू इसके बराबर होगी, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। दैट मीन्स पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद हमने इसका डबल किया, ठीक है, इसका डबल किया हमने, जब डबल किया इसका हमने तो ये इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। नेक्स्ट जो भी होंगे हमारे वो ऐसे इक्विवेलेंट होंगे। दैट इज कॉल्ड द सेकंड ऑर्डर पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी। सेम देखिए और ज्यादा स्मूथली, मोस्ट स्मूथली कर्व हमारा बन जाएगा, ठीक है ना, सेकंड। और अगर हम इसे ज्यादा स्मूथ लेंगे, ज्यादा पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होगा कि हमारी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेटा, ठीक है ना। सो हमें क्या करना, कर्व मत, दैट मींस एक स्मूथनेस देनी है हमें उस चीज में। तो हम फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक ही हम केवल एक स्मूथनेस देंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन पे आ जाएंगे। दैट इज नॉट अ कर्वेचर नेचर, ओके। कर्वेचर का मतलब कहीं ना कहीं बेंडिंग होनी जरूरी है, ठीक है ना। सो दैट इज द थ्री ऑर्डर्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर ऑफ पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, ठीक। अब बात करेंगे हम आपकी जियोमेट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब उसकी तरफ मूव करते हैं हम। देखिए ये है ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी कंडीशन। जैसे ज्योमेट्री से ही नजर आ रहा है कि हम इसके शेप पर और डिजाइन पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी रेफर टू द वे दैट अ कर्व और सरफेस लुक्स, किस तरीके दिख रहा है,
यूनिट टेंजेंट और कर्वेचर वेक्टर कंटिन्यूटी, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, कर्वेचर वेक्टर कंटिन्यूटी और उसके टेंजेंट पे वर्क करेंगे हम, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी इंप्लाइज ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, दैट मीन्स कि जो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी है वो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी तो अप्लाई करेगी, बट ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी जो है वो पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी अप्लाई नहीं करेगी। दैट मीन्स ये इसके प्रोपोर्शनल तो हो सकता है लेकिन ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ओके, सो C1 कंटिन्यूस, अगर बात करें कि C1 की टेस्ट कंटिन्यूस होगा तो G1 के कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, ऑलवेज कंपलसरी होगा। बट अगर G1 कंटिन्यूस होगा तो वो C1 के कंटिन्यूस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, दैट मीन्स कि हो भी सकता है, लेकिन कंडीशन ये नहीं कह रही कि होना ही चाहिए। बट C1 और G1 तो कंटिन्यूस होंगे ही होंगे, बट G1 C1 के बराबर नहीं होगा। दैट इज माई पॉइंट, ठीक है ना। तो बात ये करें पैरामेट्रिक अगर है तो ज्योमेट्रिक होगा, लेकिन ज्योमेट्रिक है तो ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं का मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, जरूरी नहीं कि ये इसके बराबर हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट ये पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी होगी तो ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी तो होगी ही होगी, ठीक है ना। चलिए इसमें बात करते हैं। देयर आर 3 टेक्निक, सेम टेक्निक्स जैसी हमारी पैरामेट्रिक के अंदर थी, सेम टेक्निक हमारी इसमें भी है, 0, 1 एंड 2। तो जीरो ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी पे बात करते हैं, दैट इज द डिनोटेड बाय G0, G0 से स्टार्ट है, दैट इज द पहला पॉइंट। सेम एज C0, जैसे कि C0 की थी जीरो ऑर्डर, सेम इसी की है ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी भी, सेम एज पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इट मींस टू कर्व सेक्शन मस्ट हैव द सेम कोऑर्डिनेट पोजीशन एट द बाउंड्री पॉइंट। इसमें हम बाउंड्री की बात करें, हम शेप की बात करें तो दैट मींस इसकी बाउंड्री देखेंगे, किसकी बाउंड्री उसकी बाउंड्री दोनों की सेम है, दोनों एक बाउंड्री से टच है। दैट मींस क्या है कि कोई आ रहा है इसकी बाउंड्री और इसी की दूसरी बाउंड्री, दैट मींस ये जो बाउंड्री है ये सेम होनी चाहिए दोनों के लिए। दैट इज अ शेप की बात करें हम, इसमें शेप देखा हमने, बाउंड्री पॉइंट सेम है, ओके सेम है, तो दैट मींस सेम चीज, PR सेगमेंट ऑफ द कर्व, ठीक है। दोनों सेगमेंट उसके बात करेंगे तो ये सेगमेंट और ये सेगमेंट जो है इस पॉइंट पर आकर इस पॉइंट पे दोनों के इक्वल है, ठीक है ना। ये वाला T0 और T1 दोनों बराबर होंगे, ठीक, यहां समझ आया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। चलिए बात करते हैं इसका सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी, इसको हम डिनोट करते हैं G1 से, ठीक। तो ज्योमेट्रिक फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूटी मींस दैट अ पैरामेट्रिक फर्स्ट डेरिवेटिव आर प्रोपोर्शनल एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू सक्सेसिव सेक्शन। दैट मीन्स क्या कह रहा है कि दो इंटरसेक्शन जो हमारे पॉइंट्स निकल के आए, इंटरसेक्शन मतलब दो पार्ट में जो हमारे सेगमेंट्स आए हैं वो पहला सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, नॉट इक्वल, दैट इज अ प्रोपोर्शनल। दोबारा से बात करें, दैट इज अ प्रोपोर्शनल होगा, जैसा कि हमने यहां पे बताया कि ये जो है ये इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक। दैट मीन्स अगर प्रोपोर्शनल का अगर हम हटाते हैं, इक्वल लेते हैं, तो दैट मीन्स कोई ना कोई कांस्टेंट वेक्टर, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज प्रोपोर्शनल फैक्टर वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द P'(T=1) पर Q'(T=0) होगी, ठीक। दैट इज कोई प्रोपोर्शनल होगा ये वैल्यू इसके, ठीक। इक्वल नहीं कह सकते, प्रोपोर्शनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दैट इज नॉट इक्वल, दैट इज प्रोपोर्शनल। दैट मीन्स ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, दैट मीन्स कहने का पर्पस ये है प्रोपोर्शनल का, ओके। सो नाउ कम एट द कर्व, देखिए सेम चीज बात करें हम, ये P यहां तक, उसके बाद बात करें ये Q, ठीक। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसके टेंजेंट वेक्टर निकालें तो देखिए मे बी इसका कर्व देखिए, ये यहां से गया और ये देखिए ये इसका मतलब P का टेंजेंट कर्व, टेंजेंट वेक्टर तो ये निकला। अब बात करें हम Q की, तो Q देखिए Q भी यहीं से स्टार्ट हुआ है, ये Q यूं गया है, तो इसका मतलब Q का जो टेंजेंट वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, सेम दोनों डायरेक्शन में होंगे टेंजेंट वेक्टर्स। इफ P एंड Q आर टू पीस ऑफ कर्व, P'(T1) पर और Q'(T0) पर मस्ट हैव सेम डायरेक्शन पे तो कर्व हो सकते हैं, टेंजेंट वेक्टर तो सेम हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरी द सेम मैग्नीट्यूड। जरूरी नहीं है बेटा कि जो एंगल इस पर ये बनाए किसी इस कर्व पे वही एंगल ये भी बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दैट मीन्स कि डायरेक्शन तो सेम हो सकती है इनकी, बट मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक। इसीलिए हम इसको प्रोपोर्शनल फैक्टर में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी समझ आ गया होगा आपके। इसमें क्या है कि जो पहला डेरिवेटिव है वो दूसरे वाले सक्सेसफुल जो सेक्शन, दोनों सेक्शन के बीच में जो पहला वाला सक्सेसफुल सेक्शन है दूसरे वाले सक्सेसफुल सेक्शन के प्रोपोर्शनली इक्वल होगा, ठीक है ना। चलिए अब तीसरी तरफ मूव करते हैं हम। जैसा कि बच्चों पैरामेट्रिक
कंटिन्यूटी की बात चल रही थी, सेम यहाँ ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी की बात चल रही है, ठीक है ना। सेम उसमें जब हम इक्विवेलेंट ले लेते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बहुत इसमें भी बात सेकंड ऑर्डर ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में भी बात करेंगे, तो इसमें क्या करें, सेकंड डेरिवेटिव जो निकलेगा वो क्या है, पहले वाला का सेकंड डेरिवेटिव दूसरे वाले के सेकंड डेरिवेटिव के प्रोपोर्शनली होगा, ठीक, सेकंड डेरिवेटिव प्रोपोर्शनली होगा, ठीक है ना। तो वही डिफरेंशिएशन की बात चल रही है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव आर प्रोपोर्शनल टू देयर बाउंड्री पॉइंट एंड टेंजेंट वेक्टर डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड में डिफर। सेम चीज आता है कि टेंजेंट वेक्टर तो डायरेक्शन में सेम होंगे बट मैग्नीट्यूड डिफर होंगे। इसी पोजीशन को देखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम बात कर रहे हैं कि पी डबल डैश प्रोपोर्शनल टू क्यू डबल डैश, पी डबल डैश है टी इक्वल टू 1 पर, क्यू डबल डैश टी इक्वल टू 0 पर, ठीक। कांस्टेंट है वेक्टर, कांस्टेंट है फैक्टर ये वाला, इसके हम इसको प्रोपोर्शनल को हम के से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। सो द टेंजेंट वेक्टर क्यू डैश टी इज वेलोसिटी, जो क्यू डैश टी जैसे पहले हमने निकाला था फर्स्ट ऑर्डर में, वो किसको डिनोट करता है, वो वेलोसिटी को डिनोट कर रहा था किसी पॉइंट की, ठीक है ना, कर्व में विद रेस्पेक्ट ऑफ पैरामीटर। जो हमने पैरामीटर लिया था, क्या लिया था, पैरामीटर टी लिया था हमने, ठीक है। सिमिलरली क्यू डबल डैश टी जो है हमारा, ये वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर दोनों को डिनोट करा, क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कि कंडीशन सेम चीज बेटा, क्यू डैश तो आएगा ही आएगा, उसके बाद तो क्यू डबल डैश आएगा। दैट मीन्स कि वेलोसिटी तो होगी उसमें और एक्सीलरेशन वेक्टर भी होगा, ठीक है। दैट मीन्स क्यू डबल डैश जो है मेनली फोकस विद एक्सीलरेशन बट इंक्लूडिंग वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फैक्टर भी साथ में ऐड हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ये पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी और ज्योमेट्रिक कंटिन्यूटी में क्या फर्क था, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको कंटिन्यूटी ऑफ कर्व समझ में आ गया होगा, पैरामेट्रिक कंटिन्यूटी क्या होती है एंड ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूटी क्या होती है, ठीक है ना। थैंक यू।